Only a fool learns from his own mistakes. The wise man learns from the mistakes of others. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन चमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश एसे के बारे में। आपको पता है कि सीएसएस 2023 का रिजल्ट आ चुका है और उसमें ऑलमोस्ट 398 कैंडिडेट्स पास हुए हैं आउट ऑफ मे बी 13,000 प्लस स्टूडेंट्स, जो कि 3% बनता है। तो जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, अब 2023 का तो रिजल्ट आ गया, ज़ाहिर है उसकी डीएमसी जो है वो कुछ दिन बाद आएगी। एक खबर के मुताबिक जो है वो 27-28 सितंबर को आ सकती है। और जो नॉर्मली गैस है वो यही है कि आज क्या, आज आई थिंक मंडे है, तो मे बी 3-4 दिन तक आ जाए, मे बी फ्राइडे या सैटरडे को आपकी डीएमसीज आ जाएंगी। तो ये तो थोड़ी सी अपडेट थी। बाकी जैसे जैसे एग्ज़ाम प्रेशर नज़दीक आ रहा है, एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, लोग पैनिक मोड में जैसे जैसे जा रहे हैं, तो फिर वो इवेल्यूशन ज़्यादा करवाना शुरू हो जाते हैं। तो यही वजह है कि मैं भी आजकल थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स आप लोगों की आ रही हैं और उनको मैंने एक दिन के अंदर अंदर चेक करके देना भी होता है, क्योंकि मेरी कमिटमेंट है आपके साथ कि क्वालिटी पे भी कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और टाइम पे भी डिलीवरी होगी। तो जिन लोगों ने असाइनमेंट्स एवेलुएट करवानी है या ऐसे एवेलुएट करवाने हैं, वो टाइम से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। ये ना हो कि बाद में ज़्यादा लोग ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हों और फिर मैं आपका वर्क जो है वो टेकअप ना कर सकूँ। ठीक है जी। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। इसके ऊपर एक आउटलाइन आपके साथ शेयर करते हैं जो कि मैंने एवेलुएट की हुई है। लेट्स सी कि इसमें क्या क्या फ्लॉज हैं जो कि आपने नहीं करने, उन चीज़ों को अवॉइड करना है और अपने ऐसे को बेहतर बनाना है। लेट अस गेट इनटू द वीडियो। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अच्छा, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। चल, एक तो ये है कि यहाँ पे टॉपिक की पहले हेडिंग दे दें और उसको अंडरलाइन कर दें। ठीक है, आगे आप मेन जो हेडिंग है आपकी या फिर टॉपिक है उसको क्लियर लिखें। थोड़ा सा इतना कैजुअल होके ना लिखें कि ए का आधा डंडा जो है वो आपका आ जाए, आर भी जो है वो आधा से लिखा हो। दूसरी ये बात है कि लाइन के ऊपर लिखें, तरतीब से लिखें, जो स्ट्रक्चर्ड है या फिर ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका पेपर होना चाहिए, नज़र आए कि एक सीरियस स्टूडेंट का पेपर है। ठीक है, तो प्रैक्टिस विद एग्जाम माइंडसेट, इट विल इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस एंड हेल्प इन टाइम मैनेजमेंट। जिस अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हैं तो उसी तरह की प्रैक्टिस आप अभी से करना शुरू करें। उससे होगा ये कि आपका जो बाद में लाइनें लगाने वाला टाइम है या फिर पेपर प्रेजेंटेशन में जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। वो उसी तरह आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस हुई होगी कि आपने 3 घंटे के अंदर अंदर इस सारे को अकोमोडेट करके अपना ऐसे लिख के फिर एंड पे 10 मिनट उसकी रिवीजन या फिर उसको रिव्यू करने में भी लगाने हैं। सो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और जब भी आप ऐसे की प्रैक्टिस करते हैं पूरा ऐसे लिखते हुए या फिर आउटलाइन वगैरह बनाते हुए, तो पेपर प्रेजेंटेशन को इसी लिहाज से, इस नीयत से ही करें कि आपने वही सेम टेक्निक या वही मेथड जो है आपने जब पेपर में करना है, तो आपको वो चीज़ें याद होंगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इधर मैंने सिंगल लाइन लगानी है, डबल लगानी है, यहाँ पे नंबरिंग कौन सी करनी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, उससे अगली चीज़ है कि अगर आप ब्लू और ब्लैक मार्कर्स और पेन्स जो है यूज़ करते हैं तो दैट विल बी बेटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑल्दो ये मार्कर है ऊपर, लेकिन स्टिल ये दोनों ब्लू हैं, तो कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर यहाँ पे मेन हेडिंग जो है वो आप ब्लैक मार्कर से दे देते तो दैट वुड हैव बीन वेरी ब्यूटीफुल इन माय ओपिनियन। सो इसको ज़रा देख लें। इसी तरह आउटलाइन जो है ये भी आप इसको भी एक दफ़ा अंडरलाइन कर दें, नीचे वाला जो है उसको अंडरलाइन ना करें। ठीक है, इंट्रोडक्शन, डिफाइनिंग दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, दी नहीं आएगा, डिफाइनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जनरल फिनोमेना है, जनरल टर्म को आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या फिर डिफाइन करना चाह रहे हैं। सो बेहतर है कि दी ना लगाएं। ओवरव्यू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये देखें कि क्या आपने सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ में जस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही डिफाइन करना था, पूरे का पूरा पैराग्राफ में 80-90-100 वर्ड्स का नहीं, तो फिर आपको उसको अलहदा से नंबर नहीं देना चाहिए। आई थिंक ये थोड़ा सा स्ट्रक्चरली फ्लॉ है इस चीज़ में कि आपको जिसके ऊपर एक पैराग्राफ देना है या प्रॉपर सेक्शन बनाना है सिर्फ उसी का नंबर देना चाहिए। अदरवाइज हर एक छोटी छोटी बात जो आपके जहन में आ रही है उसके ऊपर नंबरिंग नहीं करनी चाहिए। उनको आप जो है सब नंबरिंग कर सकते हैं या फिर सिंपली बुलेट पॉइंट्स बना दें उनके, कि नंबर ना हुए हों तो वो अंडरस्टूड होगा कि ये इनके नंबरिंग नहीं हुई, तो ये सारा का सारा कुछ जो है वो एक ही पैराग्राफ में आपने लिखा हुआ है। ठीक है,
डिफाइनिंग इन दोनों को एक पैराग्राफ में कर लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। अब आई डोंट थिंक कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज़ रेलिवेंट हेयर एट ऑल इन दिस आउटलाइन स्पेसिफिकली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, और जो डीमेरिट्स हैं उनको ख़त्म किस तरह से किया जा सकता है, दिस इज़ प्रीटी मच इट इन दिस ऐसे। आप इसकी और शेप बनाना चाहें या फिर किसी और डायरेक्शन में लेके जाना चाहें तो फिर आपको अपनी थीसिस स्टेटमेंट उस लिहाज से ढालनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान जो है वो इरेलीवेंट है। आई थिंक कि ये आपको नहीं लिखना चाहिए था। मेरिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा जी, ऑगमेंटिंग इकोनॉमी। ऑगमेंट्स इकोनॉमी होता है कि ये इकोनॉमी जो है उसको बढ़ोतरी देती है, बढ़ाती है। सो दैट वुड हैव बीन बेटर। ऑगमेंट्स इकोनॉमी। हेल्प्स इन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज में किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करता है, दिस इज एक्चुअली कॉन्वर्स जो आप कहना चाह रहे हैं वो है हेल्प्स इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज या हेल्प्स इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट लिखा हुआ है। यही वजह है कि मैं आपको सिखाता हूँ कि सही एक्सप्रेशन क्या होता है या वर्ड्स का सही यूज़र जो है वो किस तरह से आप करते हैं। आपको पढ़ने का भी मौका मिलता है, आपको लिखने का मौका मिलता है, साथ साथ उसकी इवेल्यूएशन का मौका मिलता है। तो वो खैर हमारा दूसरा सेशन है जो कि रिगरस इवेल्यूएशन एंड राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन है। आप उसके लिए भी एनरोल हो सकते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर, जो आई थिंक ऊपर लिखा होगा, ये ऊपर लिखा हुआ नंबर, आप इस पे कांटेक्ट करके सेशन के बारे में मालूमात ले सकते हैं। अच्छा जी, इंक्रीजेज द यील्ड प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। इंक्रीजेज द यील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। सिंपल प्रोडक्ट्स जो है वो रिडंडेंट है, या यील्ड ऑफ क्रॉप्स सिंपली कर लें। यूज़ इन मेडिकल फील्ड एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज। जी ठीक है। बेस्ट यूज़ आपने लिखा हो तो इसको काट दिया था मैंने। नेशनल सिक्योरिटी, ये अब क्या है, इसमें कोई आइडिया की समझ नहीं आ रही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या करती है। आया कि उसको इम्प्रूव करती है, उसमें हेल्प करती है, या आपके थ्रेट मिटिगेशन जो है उसमें हेल्प करती है, या क्राइम या फिर क्रिमिनल डिटेक्शन, क्राइम डिटेक्शन में आपकी हेल्प करती है, किस तरह से करती है, थोड़ा सा क्लियर करें। इम्प्रूव्ड द एजुकेशन सिस्टम एज अ होल। जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आके एजुकेशन सिस्टम को एज अ होल इम्प्रूव किया है, ठीक है। डीमेरिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ जाते हैं। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। किसकी अकाउंटेबिलिटी, आया कि सिस्टम की या इंडिविजुअल्स की या कंट्रीज़ की या फिर चिप्स बनाने वालों की, किसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो स्पेसिफाई करें उसको कि एआई सिस्टम्स जो हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जनाब आपके सिस्टम ने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इट डज। जो इंफॉर्मेशन ये देगी अपने कंज्यूमर्स को उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। अगर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के बैक लिंक्स जो हैं या फिर रूट्स आप इधर ट्रेस करते हुए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर आपके सिस्टम तक पहुंच जाते हैं तो फिर आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा उस एक्टिविटी को प्रमोट करने में या इंसाइट करने में, ठीक है। लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट। जी ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा डीमेरिट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। फिर ह्यूमन प्राइवेसी। अब ह्यूमन प्राइवेसी क्या, डीमेरिट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है जी, ह्यूमन प्राइवेसी क्या है वो डीमेरिट, कोई समझ नहीं आती। बेहतर है कि अपने आइडियाज़ जो हैं आप ना लिखें, सेंटेंस स्ट्रक्चर ना लिखें, मैं आपको फोर्स नहीं करता, लेकिन जो लिखना है उसको फ्रेजल फॉर्म में तो एटलीस्ट जो है क्लियर कर दें कि भाई ह्यूमन प्राइवेसी कंसर्न्स आर एग्जैसरबेटेड या एग्जैसरबेटेड, एग्जैसरबेट्स ह्यूमन प्राइवेसी कंसर्न्स, ठीक है। वायलेशन ऑफ ह्यूमन प्राइवेसी, सिंपल एज दैट। सो व्हाट यू डू इज़ कि आप अपने आइडियाज़ जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करते हैं ताकि एग्जामिनर को भी कोई शक व शुबा ना रहे। अदरवाइज़ यहाँ पे भी देख लें कि एक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आपकी आ रही है। ऊपर क्लाइमेट चेंज वाली जो है वो भी बिल्कुल ऑपोजिट टू द सेंस दैट यू वांट टू डिलीवर जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट सेंस यहाँ पे आ रही है। तो बेहतर है कि अपने आइडियाज़ को क्लियर करें। डी फेक्स, डी फेक्स लिखा हुआ था आपने, मैंने उसको थोड़ा सा ठीक कर दिया कि डी फेक टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक इसका डी मेरिट है। इमरान खान साहब का याद होगा आपको कि जब वो तस्वीरें वगैरह या फिर ऑडियो वगैरह लीक्स हो रही थी तो उन्होंने अपने जलसों में कहना शुरू कर दिया था कि डी फेक से हमारी वीडियोस वगैरह बनाई जा रही हैं। तो वो बेसिकली यही टेक्नोलॉजी है कि विद द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थ्री डी मॉडलिंग वगैरह के ज़रिए आप बंदे की आवाज़ और शक्ल इतने प्रिसाइजली यूज़ कर सकते हैं फेक वीडियोस में या फिर क्या उसको कहते हैं इंजीनियर्ड वीडियोस में कि आपको पता ही नहीं चल सकता कि वो ओरिजिनल है या फेक है। इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी आ चुकी हैं और ये हमने देखा भी। एक्सेलरेटिंग हैकिंग एंड टेररिज्म, ठीक है एआई की वजह से। चलें,
वेज टू हार्नेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फ्यूचर, किस तरह से हार्नेस कर सकते हैं आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फ्यूचर में। इनकलकेट एआई स्किल्स इन एजुकेशन, ठीक है। देन वी हैव एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द एआई सेक्टर, थोड़ा सा क्लियर कर ले ज़्यादा बेहतर है। फिर डेवलप की स्पेलिंग गलत, गाइडलाइंस फॉर एआई डेवलपमेंट्स। अच्छा, डेवलप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए आपके लिए, और ऑलरेडी आई थिंक चाइना ने भी और यूरोप ने भी अपना फ्रेमवर्क बना लिया हुआ है। मे बी यूरोप का जो है वो अभी पास नहीं हुआ, वो ड्राफ्ट ही है, तो उसके ऊपर काम जारी है। बट द थिंग इज़ कि आप जो जिस सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं या जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं उसकी जैरगन आपको पता होनी चाहिए। आप गाइडलाइंस जो है, गाइडलाइंस किस चीज़ की है? आया कि एआई के यूज़ की गाइडलाइंस है, या एआई के जो सिस्टम्स हैं उनको बनाने के हवाले से गाइडलाइंस है, या एआई की जो क्या उसको कहते हैं मेंटेनेंस सिस्टम्स वगैरह, किस चीज़ के बारे में गाइडलाइंस है? बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं उस चीज़ में। सो बेहतर है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आप यूज़ करें। इट इज़ अ पेट वर्ड फॉर रेगुलेशन ऑफ एआई, के किस तरह से गवर्नमेंट्स इनको डील कर सकती हैं या फिर उनके ऊपर पाबंदियाँ वगैरह लगा सकती हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को चेक कर सकती हैं, ठीक है। एंड लास्ट वी हैव कंक्लूजन। तो काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, मज़ा नहीं आया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि नीचे इंट्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा गलतियां हैं, और सो ऑन मैनी मोर एट्सेट्रा जो है ये लिखा हुआ है आपने काफ़ी दफ़ा, तो इससे भी मैं मना करता हूँ कि ऐसे ना करें। कीप इट क्लियर, जो आपके 3-4 पॉइंट्स हैं बस वो लिखें एंड फुल स्टॉप। फिर हाँ जी, इस पे टू कैप इट ऑल देखें, कैप इट ऑल की बजाय कैप इट ऑल लिखा हुआ है, तो स्पेस देने में कंजूसी ना करें। मैं थोड़ा सा जॉली मूड में था तो मैंने उर्दू में भी लिख लिया। खैर, आई होप कि दिस गिव्स यू क्लियरर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मिस्टेक्स ऑफ योर ऐसे, कि किस तरह की गलतियां आप करते हैं। मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं। मंडे था आज, ऐसे का दिन था, सो I came up with an essay, और ये essay expected भी है, so you should share it with your friends and other aspirants who are trying to pass CSS, and I'll see you in the next video. तब तक के लिए take care. अल्लाह हाफिज़।